Rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। लगातार वीडियो सीरीज में आज आपके सामने अगला टॉपिक मैं लेके आया हूं, वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जो कि एस चांद की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक है। लगातार वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लगातार आप सभी के पास वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक नंबर आज हमारा 34 है, जो कि ज्योमेट्री। बहुत बड़े टॉपिकों में से एक आता है। तो मैं 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में सारे के सारे कंसेप्ट कोशिश करूंगा आपके सामने लेके आऊं। पूरी वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखनी है। पूरा बेसिक आपका स्टार्टिंग से मैं लेके चलूंगा। देखिए, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में प्रत्येक टॉपिक का बेसिक आपको अच्छे तरीके से कराता हूं, तो पूरा बेसिक आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम एक सर्किल की बात करें, ये सर्किल होता है। सर्किल के मिडिल पॉइंट को आप सेंटर बोलेंगे, केंद्र। केंद्र का अर्थ हो गया जिसकी रेडियस 0 हो, उसको केंद्र कहा जाता है। तो सेंटर का मिडिल पॉइंट जो होता है उसको आप केंद्र कहेंगे। पूरे घेरे की लंबाई को आप परिधि कहते हैं। ये पूरे घेरा है और इस पूरे घेरे की लंबाई को आप परिधि कहेंगे। परिधि बराबर होता है आपका 2πr। याद रखना, परिधि बराबर होता है आपका 2πr। अगर हम r की बात करें तो जो केंद्र से टच करे, परिधि को टच करे, जो लाइन केंद्र को परिधि से टच करे उसको रेडियस कहा जाता है। ये रेडियस है। अब इस सर्किल में कहीं भी टच करा लो, ये रेडियस ही है सब। ये r है। किसी भी पॉइंट से यदि आप टच कराएंगे तो ये सारी आपकी रेडियस है। हमें ध्यान देना, एक सर्किल में सभी रेडियस आपस में बराबर होती हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है कि जो रेखा केंद्र से होके जाती है, जो लाइन केंद्र से होके जाए और एक सर्किल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करा दे, उस लाइन को आप व्यास कहेंगे, अर्थात डायमीटर। तो जो रेखा केंद्र से होके जाए और एक सर्किल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको आप व्यास कहेंगे। तीसरा पॉइंट होता है आपका कॉर्ड यानी जीवा। जीवा होता है कोई भी लाइन हो, एक सर्किल को अगर 2 भागों में डिवाइड करा दे तो उस लाइन को आप जीवा कहेंगे। ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका व्यास होगी लाइन और ये आपकी जीवा होगी। तो कोई भी लाइन व्यास को जीवा भी कह सकते हो आप। कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसके बराबर होती है। तो हमें ध्यान देना, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके व्यास के बराबर होती है। तो ध्यान देना, जीवा होती है वह लाइन जो एक सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराए, उसको आप जीवा कहेंगे। कोई भी सर्किल हो आपके पास, अगर इस सर्किल को कोई भी लाइन स्पर्श करते हुए जाती है, कोई भी लाइन अगर इस सर्किल को स्पर्श करते हुए जाए तो इस लाइन को आप स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहेंगे। तो स्पर्श रेखा होगी। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि केंद्र से स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पर्श रेखा केंद्र के साथ याद रखना है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगला पॉइंट होता है हमारा, अगर एक सर्किल है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और आपको ध्यान रखना है दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, और ये दोनों टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये वाली हम मान लेते हैं PA और ये मान लेते हैं आप PB। हमें ध्यान देना है कि PA बराबर होता है आपका PB, PA बराबर बनता है आपका PB। राइट आंसर होगा PA बराबर PB। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है, अगर 2 सर्किल हैं आपके पास, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, 2 सर्किल अगर हैं आपके पास, तो ध्यान देना इसमें आप टोटल 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 1 2, एक क्रॉस खींचेगी 3 और एक और क्रॉस खींचेगी। तो हमें अगला पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यदि 2 सर्किल एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो कितनी स्पर्श रेखा आप ले सकते हैं। तो आंसर आएगा 4। इसके बाद हमें ध्यान देना है, यहाँ 4 स्पर्श रेखा खींचेंगे।
अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, तो यहां से जो स्पर्श रेखा खींचेंगी 1, 2 और 1, 3। अगला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श करें, देखिए दो सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श करें तो हमें याद रखना है ओनली एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है यदि दो सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श करें तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आंसर आएगा 1। अगला पॉइंट आपको देखना है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे ओनली 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, एक स्पर्श रेखा और आपकी दूसरी स्पर्श रेखा। तो हमें ध्यान देना है कि ओनली 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। अगला पॉइंट होता है, अगर दो सर्किल एक दूसरे को अंत स्पर्श ना करें तो यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम, कोई भी सर्किल है हमारे पास और एक जीवा है, तो ध्यान देना केंद्र से जीवा पे, केंद्र से अगर जीवा को टच कराया जाए तो ये इसको 2 समान भागों में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे विभाजित करता है, याद रखना है। तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे और यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो केंद्र से अगर आप किसी वृत्त में जीवा को स्पर्श कराएंगे तो केंद्र वाली लाइन स्पर्श रेखा जीवा को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगला रूल आपको देखना है, अगला वर्ड होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, देखिए हमारे पास कोई सर्किल है, वह चतुर्भुज जिसको चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। कोई भी चतुर्भुज अगर आपके पास है 1, 2, 3 और 1, 4, तो किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हैं तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। चक्रीय चतुर्भुज में हमें ध्यान देना है, इसमें आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री बनता है, ए बी सी डी। तो इसमें आमने सामने के जो एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी आपका 180 होता है। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री बनता है। अगला पॉइंट होता है, कोई सर्किल हमारे पास है, इस सर्किल से कोई भी चाप है, किसी चाप में परिधि पर बना कोण, याद रखना है एक ही चाप में परिधि पर बना कोण और केंद्र पर बना जो कोण होता है, तो याद रखना केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का डबल होता है। अगर ये आपका x डिग्री है तो ये आपको मानना पड़ेगा 2x डिग्री। तो एक ही चाप में ध्यान देना, एक ही चाप में अगर 2 आपके सामने कोण बनते हैं तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले कोण का डबल होगा। अगर इसी चाप में देखो, एक ही चाप में अगर ये वाला कोण आपका 70 है तो ये वाला एंगल आपका 140 डिग्री होगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगला हमारा पॉइंट है, याद रखना कोई सर्किल हमारे पास है, एक सर्किल है, एक ही चाप में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। तो एक ही चाप में बने कोण, जितने भी एंगल बनेंगे इसी चाप में वो सारे आपस में बराबर होंगे। तो याद रखना है जितने भी एंगल होंगे, अगर ये आपका थीटा है तो ये सारे एंगल आपके थीटा थीटा के होंगे। तो ध्यान देना एक ही चाप में बने कोण सारे आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अगला रूल होता है अर्धवृत्त में बना कोण। ध्यान देना अर्धवृत्त में कोई भी एंगल आपका बनना है सेमी सर्किल में, वो हमेशा 90 डिग्री का आपका बनता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का आपका होता है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट देखना है, अगर किसी सर्किल में एक स्पर्श रेखा हो और एक आपकी भेदक रेखा हो, जैसे PA BC, किसी भी सर्किल में यदि एक स्पर्श रेखा और एक भेदक रेखा होती है
तो स्पर्श रेखा का वर्ग ध्यान रखना, आप इसमें रूल आपको ध्यान रखना है, पी ए का वर्ग बराबर होता है आपका बाहर का हिस्सा पी बी इंटू पूरा, आधा इंटू पूरा पी बी इंटू पी सी। ये रूल सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक भेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर बाहर वाला हिस्सा इंटू टोटल। देखिए अगला पॉइंट आपको देखना है, किसी सर्किल में अगर दो भेदक रेखा हो, किसी सर्किल में अगर दो भेदक रेखा हो, एक और एक दो, ये हो गया पी ए बी सी और डी। किसी सर्किल में यदि हमारे पास दो भेदक रेखा हों तो रूल आपको याद रखना है, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पूरा पी डी। ये रूल आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमें ध्यान देना है वर्ग। वर्ग वर्ग होता है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वह चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हों, दोनों विकर्ण भी बराबर हों, उसको आप वर्ग कहेंगे। तो इसमें चारों भुजा आपकी बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसके बाद आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आपका होता है रोम्बस, इसकी भी चारों साइड आपकी बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं परंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, तो इस आकृति को समचतुर्भुज कहेंगे। अगला वर्ड आ गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हों परंतु दोनों विकर्ण बराबर ना हों। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों परंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, उस आकृति को पैरेललोग्राम कहते हैं। अगला वर्ड आपका आयत। आयत होता है आपका वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ध्यान से देखें, दोबारा इसका चित्र बना लेते हैं। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण भी बराबर हों, तो उस चतुर्भुज को आप आयत कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम ट्रायंगल पे। देखो ट्रायंगल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंगल के आधार पे, कोण के आधार पे। पहले लेते हैं कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। सबसे पहले होता है न्यून कोण। न्यून कोण होता है 0 से 90 के बीच में। वह एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण आप त्रिभुज कहेंगे। सेकंड होता है समकोण। समकोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको आप समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को आप अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला होता है, अगर आप भुजा के आधार पर देखें, अगर आप भुजा के आधार पर देखें तो एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमें ध्यान देना है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों साइड बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज आप कहेंगे। अगर इसकी एक भुजा x है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो जिस त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज आप कहेंगे। इसके बाद हमें ध्यान रखना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बनता है जिस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर हों, जिस ट्रायंगल की दो भुजा बराबर हों और तीसरी भुजा अलग हो, दो साइड बराबर तीसरी साइड अलग हो, उसको आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद आपको देखना है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसको
स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद हमें ध्यान देना है किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, किसी भी ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो इसका फॉर्मूला याद रखें, त्रिभुज का एरिया बटे त्रिभुज की अर्ध परिमाप। पहला फॉर्मूला आपको ये लगाना है, किसी भी ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ट्रायंगल के एरिया को ट्रायंगल की सेमी पैरामीटर से डिवाइड कराएं और अंतःवृत्त की त्रिज्या मिलेगी। इसके बाद अगर परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का गुणनफल, यह आप नोट करें, तीनों भुजाओं का गुणनफल चार गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये याद रखना है। तो देखिए कंप्लीट बेसिक मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा बेसिक क्लियर कराया जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अंकगणित। पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बोला जा रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड की जीवा है। ध्यान से देखें, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको। ए बी ओ वृत्त के केंद्र की लघु वृत्तखंड की जीवा है। ध्यान से देखिए, ये एक सर्किल मान लेते हैं, हमने सर्किल मान लिया। इस सर्किल में कहा जा रहा है ए बी ओ वृत्त वाले केंद्र के लघु वृत्त की जीवा है। ध्यान से देखिए, हम एक लघु वृत्तखंड यहाँ मान लेते हैं। चलो एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। तो ए बी ओ वृत्तखंड की लघु की जीवा है, ये ए बी मान लिया जीवा है। बोला जा रहा है सी ए बी के बीच लघु। देखिए छोटा चाप है आपका लघु चाप और ये वाला चाप आपका बड़ा चाप है। तो इस छोटे चाप पर एक बिंदु आपको सी बताया जा रहा है। अगर आप इसको मिला देते हैं, चलो सी एक छोटा बिंदु है। आगे कहा जा रहा है ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देखिए ए और बी पर स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दी गई हैं जो बिंदु पी पर मिलती हैं, ये मिला दिया। आगे लिखा हुआ है ए सी बी बराबर 102। ए सी बी यानी ए सी बी बराबर ये वाला एंगल दिया 102। अगर हम इसको चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, इसके सामने वाला एंगल एक बनाएं, ध्यान देना इसके सामने वाला अगर आप एक एंगल बनाते हैं तो आमने सामने का योग 180 होता है, तो ये 78 होगा। ये ध्यान देना आप, तो ये आपका 78 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी पर मिलती हैं, तो ए पी बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ए पी बी, अगर आप इस चतुर्भुज की बात करें 1 2 3 और 1 4, अगर इस पूरे चतुर्भुज की बात करें आप तो हमें ध्यान देना है ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देना, अगर ये वाला एंगल आपका 78 है तो इसका केंद्र वाला अगर आप चाहें निकालना, इसका केंद्र वाला आप निकाल लें। चलो यहाँ से केंद्र का निकाल लेते हैं, तो 78 का डबल होगा 156। वापस दोबारा ध्यान से देखें, ये वाला एंगल आपको दिए 102। अगर हम इसकी परिधि वाला निकालें, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का योग 180 डिग्री होता है, अगर ये 102 तो ये 78 होगा। ये अपना आमने सामने का 180 होता है। इसका केंद्र वाला कोण अगर आप यहाँ से निकालें तो केंद्र वाला कोण एक ही चाप में बने कोण केंद्र वाला डबल होता है। अब ये स्पर्श रेखा देखिए इसके साथ 90 डिग्री ये होगा और यहाँ भी आपका 90 डिग्री होगा। तो मैंने बोला था स्पर्श रेखा केंद्र के साथ याद रखना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 156 होगा। ये 90 ये 90 180, तो आमने सामने का 180 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल आपका बनेगा 24 डिग्री। इसके ऑप्शन आप सही करें, ये आएगा 24 डिग्री। देखिए मैं वापस एक बार और मिटा के आपको क्लियर कराता हूं, एक बार और देखें आप। अगर हमारे पास एक सर्किल है, एक जीवा मैंने आपको बता दी छोटे चाप में, इस पे कोई छोटा बिंदु सी बताया जा रहा है।
ये वाला एंगल आपको दिया गया है 1, ए बी एक जीवा है, ये वाला एंगल दिया है 102, याद रखना 102। यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर इसके सामने वाला चक्रीय चतुर्भुज बनाए तो ये 78 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके केंद्र वाला कोण अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर ये 78 है तो ये वाला एंगल होगा 156। एक ही चाप में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। अगर आप इस चतुर्भुज की बात करें, इस वाले की, तो ध्यान देना ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री, ये भी 90। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। 180 में 2 एंगल हो गए, तो इसके सामने वाला एंगल 24 रहेगा। बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट, देखिए बिंदु पी क्यू वाले वृत्त के बाहर स्थित है। स्पर्श रेखा पी और पी बी क्रम से ए और बी के वृत्त के बाहर स्थित है। ए पी बी बराबर 80 है। पूछा जा रहा एंगल ओ ए बी का मान कितना है। ध्यान से देखिए, ये सर्किल है हमारा, केंद्र इसका ओ मान लें आप, ओ केंद्र है। स्पर्श रेखा बता रहा पी ए और पी बी, ये पी ए मान लो और ये वाली स्पर्श रेखा आपकी पी बी है। बोला जा रहा है ए और बी पर मिलती है। ए पी बी बराबर आपका दिया है ए पी बी, ये वाला एंगल आपका 80 दिया है। पूछा जा रहा है ओ ए बी का मान बताओ। इसको मिला देते हैं, ओ ए बी का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, राइट, ये आपको दिया हुआ है। और हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में, ए पी बी बराबर आपका दिया 80, ये वाला एंगल आपका 80 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखें इसे, अगर ये आपका 80 है तो स्पर्श रेखा केंद्र के साथ, याद रखना स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, अब हमें ये ध्यान देना है कि ये वाला और ये वाला बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अगर एक एंगल आपका 80 है तो ये वाला एंगल आपका 50 होगा, और ये वाला एंगल भी। अगर आप इस त्रिभुज की बात करें, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, जिसमें एक एंगल 80, तो ये दोनों आएंगे आपके 50। अब हमें ध्यान देना है स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसका अंदर वाला 50 है तो बाहर वाला बनेगा 40। तो राइट आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वृत्त ओ वाले, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार खींचे गए हैं। ध्यान से देखें, ये सर्किल है, हमने ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया, कुछ पॉइंट मान लिए ए बी सी। यदि बिंदु डी तक AC को इस प्रकार बढ़ाया जाए, AC को बिंदु डी तक बढ़ाया जाए, बढ़ा दिए, BDC, B, D और C, ध्यान दें BDC बराबर है आपका 40, BDC बराबर है आपका 40। ABD का मान कितना बनेगा? ध्यान देखें ABD का मान कितना बनेगा। एक इसमें एंगल दिया है BOC, ये वाला एंगल, केंद्र वाला एंगल दिया है BOC 84। देखिए एक ही चाप में जो केंद्र पर कोण बनता है परिधि वाले कोण का डबल होता है, तो ये वाला एंगल आपका 42 बनेगा, 42। अगर आप इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखें, तीनों एंगल का योग आपका, तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर आप ये एंगल माइनस कर दें 84, क्योंकि ये वाला और ये वाला माइनस करेंगे तो ये एंगल बनेगा 84 माइनस करें ABC में से, यदि आप 82 माइनस करें तो आंसर आएगा 98। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, AC बराबर 8, BC बराबर 9। पूछा जा रहा है माध्यिका AC की लंबाई कितनी है। ध्यान से देखें, त्रिभुज है ABC, इसका मान 6, 8 और इसका मान है 9। अब यहाँ से एक माध्यिका खींची जा रही है AD। पूछा जा रहा है कि इस माध्यिका AD की लंबाई कितनी बनेगी। देखिए एक प्रमेय होती है अपोलोनियस प्रमेय, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसको नोट करें। AB का वर्ग प्लस
AC का वर्ग बराबर 2 AD का वर्ग प्लस कोई सा भी हिस्सा ले लें, दोनों हिस्सा बराबर है, प्लस BD का स्क्वायर। तो फिर में आपको याद रखनी है, तो जिस पॉइंट सी से माध्यिका खींची जाए उसके बराबर वाले दोनों का स्क्वायर, जिस पर मिलती है माध्यिका का स्क्वायर और उनमें से एक पार्ट के स्क्वायर के दुगने के बराबर आपका बनता है। वैल्यू पुट करें, ए बी का मान 6 आ रहा है 36, ए सी का मान 8 आ रहा है 64, तो ए डी का वर्ग आपको नहीं पता, बी डी का वर्ग है आपका 9/2 यानी 81/4। हल करेंगे 100 बराबर 2, ए डी का वर्ग प्लस 81/4, 2 से डिवाइड कराएंगे 50 बार। अब इस भिन्न को आप इधर लेके आएंगे, माइनस में आएगा 80, 50 माइनस 81/4 बराबर ए डी का वर्ग। तो 50 चौका 200 में से 81 गए, 119/4 बनेगा बराबर ए डी का वर्ग। वर्ग घटाएंगे तो रूट आएगा, ए डी बराबर आएगा आपका √119/2। राइट आंसर पड़ेगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाएं 11, 60, 61 है। त्रिभुज के परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। जैसा कि मैंने किसी भी ट्रायंगल में परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपको बताया, तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुना ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहला काम है आपका ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया निकालें। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √S, S माइनस A, S माइनस B और होता है S माइनस C। पहले आपको S बराबर निकालना, S बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तीनों का योग करें 132/2 बराबर 66। वैल्यू पुट करें √S, S का मान 66 है। 66 में से पहली भुजा घटाएंगे 55, 66 में से 60 घटाएंगे तो 6 बनेगा, और इसमें से अगर 61 घटाएंगे तो 5 बनेगा। इसके फैक्टर करें 66 के 11 गुना 6, 55 के करेंगे 11 गुना 5 इंटू 6 गुना 5। देखिए 11 2 बार आ चुका है, एक बार 11 बाहर आ गया, 6 भी 2 बार, एक बार 6 और एक बार आपका बनेगा 5, तो ये आएगा 330। 6 पंजे 30 यानी 330 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि तीनों भुजा आपके पास है तो फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुना ट्रायंगल का एरिया। तो अब इसकी रेडियस निकालते हैं, तीनों भुजाओं का गुणनफल। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था, ट्रायंगल का एरिया होता है ABC मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 गुना ट्रायंगल का एरिया। तीनों भुजा दिए 11, 60 और 61। नीचे 4 गुना ट्रायंगल का एरिया 330 है। 11 से डिवाइड कराएंगे 30 बार, 30 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 2 से 2 बार, 61 का आधा होता है 30.5। तो राइट आंसर पड़ेगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 60 डिग्री के कोण का संपूरक कितना बनेगा। संपूरक होता है जब दो एंगल का योग आपका 90 डिग्री बने, याद रखना। पूरक होता है जब दो एंगल का को योग, मैं दोनों बता देता हूँ। एक पूरक होता है उसमें दो एंगल का योग 90 डिग्री बने। एक संपूरक होता है संपूरक जिसमें दो एंगल का योग 360 बने, याद रखना है पूरक और संपूरक। तो 60 डिग्री का जो संपूरक होगा याद रखना वो होगा 300 डिग्री। पूरक बोला जाए तो दोनों का योग 90 करना, पूरक होगा इसका 30 और संपूरक होगा आपका 300। नेक्स्ट 72 40 का पूरक कितना है। जैसा कि मैंने बोला था, पूरक होता है जब दो एंगल का योग 90 डिग्री बने। 72 डिग्री 40 मिनट का, तो इसको 90 में से माइनस करें। अगर इसका देखेंगे तो 90 का मतलब 89 60 में से माइनस कर दें, ये 20 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 7 2 1 यानी 17 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है। अगर एक कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है तो इस कोण की माप कितनी बनेगी। ध्यान से देखें, एक कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है। देखिए दो पूरक कोण XY मान लेते हैं, पूरक का योग 90 होता है, दोनों में अंतर आपको दिया है 24,
अगर आप इनको कट करेंगे तो ये बनेगा 2x बराबर 114, तो x बराबर आएगा आपका 57 डिग्री। तो एक एंगल आपका 57 होगा। इस कोण की माप कितनी है? अधिक है, तो इस कोण का एंगल आएगा आपका 57। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOC बराबर 68 है, BOC का मान बताएं। देखिए BOC ये एंगल O है, ये C मान लेते। तो देखिए आप सभी को ये वाला एंगल अगर आपको 68 है, पूरी रेखा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 68 डिग्री में बाहर वाला एंगल ऐड करें तो 180 बनेगा। x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 68, तो ये बनेगा 112 डिग्री। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो सरल रेखा AB और CD का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि AOC बराबर 50 है तो BOD का मान और AOD का मान कितना है? देखिए जब दो रेखा एक दूसरे को कट करें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान देने, अगर ये आपका 50 है तो इसके सामने वाला होगा 130। पूरी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर आप इस वाले एंगल की बात करें 50, तो ये वाला एंगल भी आपका 130 डिग्री बनेगा। ध्यान से देखें एक बार दोबारा, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करें तो आमने सामने के एंगल बराबर 50, तो ये इसका अंदर वाला 130, तो ये वाला भी आपका 130 बनेगा। पूछा जा रहा है AOD, अगर AOD पूछा जाए तो 130। सेकंड एंगल पूछा जा रहा है आपसे AOD अगर आपसे पूछा जाए, AOD आपने निकाल लिया और BOD 50, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दी गई आकृति में 4x बराबर 5y पूछा जा रहा है, x का मान कितना है? देखें अगर 4x बराबर 5y है, बराबर मान उल्टे होते हैं, x का मान 5, y का मान 4। अब दोनों कोणों का योग आपका 9 बना। 9 की वैल्यू, पूरी लाइन देखिए 180 का एंगल बनाती है। 9 वैल्यू 180, एक वैल्यू आएगी 20, तो 5 वैल्यू 100 और ये 20 चौक 80। पूछा रहा एंगल x का मान बताएं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक वृत्त की 13 सेंटीमीटर और इसकी एक 13 सेंटीमीटर जीवा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताएं। ध्यान से देखें, वृत्त की 13 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, AB मान लेते हैं 13। एक जीवा AB केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पूछा जा रहा है वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है? देखिए 13 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या, इसको त्रिज्या माने आप, ये त्रिज्या है 13 त्रिज्या है। AB ये केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 पर। तो ध्यान से देखें, ये वाली भुजा पाइथागोरस से निकालेंगे 5, तो ये वाला हिस्सा भी बनेगा 5, क्योंकि केंद्र से जब जीवा को मिलाओगे तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग में से ये सेकंड भुजा अगर आप माइनस करेंगे तो आपको अगली भुजा का रूट निकलेगा, और उसका रूट करेंगे तो आपको अगला आधा हिस्सा निकल चुका है। तो ये 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराया है। आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।